हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हुकअप अचीवमेंट विद दीपाली क्लासेस में। ये जो हमारी डेली डोज ऑफ पॉलिटी की सीरीज है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता था। मॉले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वैसे ही ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड है। मॉन्टेगो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इसी के साथ ब्रिटिश ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो हमारा एक्ट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। कंफ्यूज नहीं होना है, जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा तो वो है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं इससे कुछ फीचर्स के बारे में। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है रिजर्व्ड और दूसरा होता है ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होता है कि उसे एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्नर के थ्रू और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, और ये लोग जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। वहीं ट्रांसफर सब्जेक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर ही एडमिनिस्टर करते हैं, पर अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के। ये मिनिस्टर लोग जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इसी के साथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये ऑथराइज कर दिया जाता है कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं। इसीलिए ये जो पूरा सिस्टम है इसे डायरकी कहा जाता है। बजट में क्या होता है कि प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया जाता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये पावर दे दी जाती है कि वो अपने बजट को खुद ही बना सकते हैं। फिर प्रोविजन आता है पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने का। ये ठीक वैसे ही याद आ जाना चाहिए आपको तुरंत कि चार्टर एक्ट 1833 को क्या किया गया था, ट्राई किया गया था कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए फॉर सिविल सर्विसेज, पर ये फेल्ड हो जाता है। वहीं चार्टर एक्ट 1853 जो है ये इंट्रोड्यूस करा देता है कि सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन होगा। इसके लिए मैकुले कमेटी बनाई गई थी। और इसमें क्या होता है कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया सेटअप किया जाता है लंदन में, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन इनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वही हैं जिन्हें स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। अब बात करते हैं लेजिस्लेचर में क्या होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है रिप्लेस कर देती है बाई कैमरल लेजिस्लेचर के थ्रू। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? उसमें एक अपर हाउस होता है जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और लोअर हाउस होता है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है फॉर इलेक्टिंग मेंबर फॉर लेजिस्लेचर, पर इसके लिए फ्रेंचाइज होता था जो कि लिमिटेड लोगों के पास होता था। कौन कौन लोग वोट कर सकते? जिनके पास प्रॉपर्टी हो, टैक्स हो और एजुकेशन हो। सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है किसके लिए? सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस। वहीं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू ही सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार आया था, जिसमें हम मुस्लिम जो है मुस्लिम को ही वोट कर सकते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ भी ये सिस्टम आ गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट के फादर कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इसी के साथ जो हमारी डेली डोज ऑफ पॉलिटी की सीरीज है आज यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।